न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात खैला हॉबे की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच चुकी हैं। किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने की सीढ़ी माने जाने वाले लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। राहुल गांधी किसान आंदोलन के सपोर्ट में ट्रैक्टर पर सवार हुए संसद पहुंचे तो मोदी सरकार में मंथन और चिंतन का दौर जारी। आज सियासत के इन दृश्यों को खैला हॉबे से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, इसे डिकोड करेंगे। आज राजनीति के उस चौराहे की बात करेंगे जहां विपक्ष ने अभी से ही मोदी सरकार के खिलाफ 2024 के लिए जबरदस्त घेराबंदी शुरू कर दी। किसान नेता राकेश टिकैत ने शक्ति प्रदर्शन की नई तारीख और नए प्लान का ऐलान कर दिया। वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ किसान आंदोलन के समर्थन में और केंद्र सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर चलाकर राहुल गांधी संसद पहुंचे। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। संसद से चंद कदम दूर जंतर मंतर पर आधी आबादी ने किसानों के हक में अपनी आवाज बुलंद की। अगर कानूनों की फाउंडेशन ही खराब है, उसके बाद उनमें चेंज लाने की पॉइंट मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो इसीलिए किसानों की ये डिमांड है कि आप ये कानून रद्द कीजिए और नए कानून बनाइए। कथित जासूसी कांड पर बंगाल में ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया और विपक्ष एकता मिशन पर राजधानी दिल्ली पहुंच गई। 3-4 तस्वीरों को एक लाइन में समझें तो चारों तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ नाकेबंदी की गई। संसद से सड़क तक जंग का ऐलान किया गया। क्या 2024 के फाइनल और 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले सत्ता के सेमीफाइनल पर विपक्ष की नजरें हैं? आज हम आपको 4 दिशाओं से अलग अलग मोर्चे पर विपक्ष की तैयारियों के बारे में बताएंगे। क्या राकेश टिकैत अब किसान आंदोलन का एक्सटेंशन करके दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ को घेरकर योगी सरकार को बड़ी टेंशन देंगे? किसान आंदोलन के ट्रैक्टर पर सवार होकर क्या राहुल गांधी 2024 में बीजेपी की राह में रोड़ा बनेंगे? जंतर मंतर पर महिला संसद से देश की आधी आबादी को क्या पैगाम पहुंचा? आखिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली आने के पीछे की रणनीति क्या है? सोनिया गांधी के साथ अहम मीटिंग से क्या निकलेगा? सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ की, किसान नेता राकेश टिकैत के चैलेंज की। आज लखनऊ से राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के एक्सटेंशन का ऐलान किया। टिकैत ने कहा कि अब दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ को घेरने का वक्त आ चुका है। 2022 चुनाव से पहले मोदी योगी सरकार ने समाधान नहीं निकाला तो कड़वी दवा का डोज तैयार है। नहीं काम होगा। वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे। तो आदमी जिस भाषा में समझता होगा, जिस भाषा को अब ये चुनावी भाषा समझे तो इनको चुनावी भाषा में इनको दवाई दी जाएगी, क्योंकि दवाई तो देनी पड़ेगी ना, इनको आराम होगा दवाई से। इनको संदेश ये है कि भाई ठीक हो जाओ सब। अब मीटिंगें होगी पूरे प्रदेश भर में। सरकार बिजली का रेट हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बहुत स्टेट में बिजली फ्री है। बीजेपी तो देश में ही नहीं, वो तो कागजों पर रहेगी। अपना पर्चे बनाओ जो। किसान नेता राकेश टिकैत ने 2022 चुनाव का मुद्दा आज लखनऊ में सेट कर दिया। टिकैत ने ऐलान कर दिया कि अब लखनऊ की घेरेबंदी का टाइम आ गया। इसको भी दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ को भी। आज चारों तरफ तक घेर घार कर बैठेंगे। वो टाइम भी आएगा जब इसको भी घेरेंगे। देश की राजधानियों को दिल्ली बनाना पड़ेगा। जो स्टेट की राजधानियां हैं, धीरे धीरे ऐसे प्रोटेस्ट वहां पे भी करने पड़ेंगे। वे आज हो 2 साल में, कभी भी हो तो बात तो करनी पड़े। ट्रेन नहीं चल रही,
ट्रेन रोक रखी, नहीं तो भीड़ तो यहाँ की भी बहुत उधर जाती है। अभी भी जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर की तर्ज पर लखनऊ के बॉर्डर को टिकैत जाम कर देंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा कब होगा, तो तारीख का ऐलान भी टिकैत ने कर दिया। हमको चुनाव लड़ने आ रहे हैं यहाँ पे, हम तो अपनी बात कहेंगे जनता के बीच में। यहाँ पे मीटिंगें करेंगे। 5 सितंबर से मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत होगी और उसके बाद में पूरे जिले वाइज, मंडल वाइज, गांव वाइज जो पॉलिसी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जनता खुश होगी, इनको वोट दे देगी, नाराज होगी नहीं देने की, हमें क्या पता कौन किसको वोट देगा। 2022 चुनाव से पहले टिकैत पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। जिस पर प्रेशर सा पड़ जा, मायावती पर प्रेशर सा पड़ा तो उसने गन्ने का रेट 80 रुपये बढ़ा दिए। अखिलेश यादव पर कुछ कम पड़ा, उसने 50 रुपये बढ़ा दिए। योगी जी फ्री घूम रहे हैं, अभी 1 रुपया नहीं बढ़ाया। लपेटे में तो अभी गए आओगे। ये इनसे दोनों से कमजोर है क्या योगी जी? इनसे दोनों से तो कमजोर है नहीं, उम्र भी दोनों से ही कम होगी। इनको तो लंबी राजनीति करनी है तो कम से कम 100 रुपये रेट करना चाहिए गन्ने का। गेहूं की खरीद भी बढ़िया करनी चाहिए। हम यहाँ के रहने वाले नहीं भाई, यहाँ पे चुनाव है, रहने वाले हैं। यहाँ पे 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, आलू का किसान बर्बाद हो गया, मक्का की खरीद नहीं हो रही, गेहूं की खरीद नहीं हो रही, फसलें आधे रेट में बिक रही है, बिजली पूरे देश में सबसे महंगी है। ऐसा क्या है कि लखनऊ में नहीं आ सकते हम? कोई पाबंदी है लखनऊ में? टिकैत ने कहा कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में मोदी और योगी सरकार का इलाज जरूर करेंगे। 2022 में कह रहे प्रधानमंत्री जी की आमदनी दुगनी हो जाएगी। हम फसलें आज देते हैं उनको, हमको 1 साल भर का चेक दे दो, डबल पैसे का 1.5 गुना दे दो। जब तक नए कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक टिकैत आंदोलन के मंच पर टिके रहेंगे। टिकैत का कहना है कि मामला अदावत का नहीं बल्कि अपने हक की लड़ाई का है। लड़ाई उसी सरकार से है जिसने बीजेपी को हाईजैक कर रखा है। हाँ तो कहना, कौन सी बीजेपी कह रही? बीजेपी भी तो 3 तरह की हो रही है ना। कौन से वाले ने कहा? एक बीजेपी का तो है जो अंदर मकान के अंदर कैद है, हाँ, जिन्होंने यह बीजेपी बनाई थी। एक बीजेपी इनसे छीन ली, एक बीजेपी वह है। एक बीजेपी नए भर्ती कर रहे हैं, उनको बीजेपी की फुल फॉर्म का नहीं पता। तो कौन से वाले ने कहा? इनके तो नेता तो अंदर बंद है मकानों में, वे बोल नहीं सकते। या बीजेपी वालों से थोड़ा कोई हमारी लड़ाई है। बीजेपी तो एक पार्टी है, उसकी सरकार नहीं है। सरकार तो मोदी सरकार है। सबने ऐड दिए, आपके टीवी चैनल पे भी बड़े बड़े ऐड चले। अब की बार मोदी सरकार, उसने इन पर कब्जा कर लिया। इनके जो बड़े लीडर थे वे हाउस अरेस्टिंग करवा दिए। लखनऊ में ताल ठोक कर टिकैत ने सीधा संदेश दे दिया है कि 2024 से पहले 2022 में आर पार की लड़ाई लड़ने को वो तैयार है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। 2022 से पहले राकेश टिकैत ने सियासी दांव खेल दिया है। बीजेपी कैसे पलटवार कर रही है हम आपको दिखाते हैं। जब किसान नेता और बीजेपी नेता आमने सामने हुए आज तक पर। आज बड़े गुस्से में दिख रहे हो आप, ठीक है ना मामला सब? ना हम गुस्से में देख रहे हैं कि हमको नेता मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा। एक आध बार जिन लोगों ने ये पार्टी बनाई उनसे भी एक आध बयान दिलवा दो। वे बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, बहुत विचारक लोग थे। वे जो इन्होंने बंद कर रखे हैं उनको भी, उनके घर के बाहर पुलिस बैठा रखी, वे बयान नहीं दे सकते। एक आध बयान तो उनका भी कभी कभी आ जाना चाहिए। ये इनके लिए है। और दूसरा एक ही सवाल है, 1-2 का नाम तो बता दो। आप सवाल सोल्व कर दो। समीत पात्रा जी, इनको पता है सब, इनके जो लीडर हैं वे कहाँ हैं, उनसे भी बयान दिलवा दो। बुजुर्ग आदमी हो गए, उनसे भी बयान आ जाने चाहिए। देश समाज सुनना चाहता है उनसे। अरे ठीक है जी, देखिए मैं आपको शुरू से फॉलो, आप बताओ ना, बताओ आप ना मुंह मत बंद रखो, मगर सुन तो लो मेरे को। बंद रखने की सुन तो लो टिकैत भाई साहब। आपके नेता कहाँ हैं? आप अरे नॉन स्टॉप बोलोगे तो सुनोगे कैसे? टिकैत जी सुन लीजिए टिकैत साहब। मुंह बंद तो अंजना जी आप देख लो जरा, ये बातचीत करना चाहते नहीं है, ये केवल समय खराब करना चाहते हैं। मैं बता रहा था ना, ये समय खराब करना चाहते हैं। अंजना जी आप कंट्रोल
करो कैसे कंट्रोल टिकैत करो। जी, मैं तो डिसिप्लिन तरीके। मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं टिकैत साहब, आप ही का बयान था कि प्राइवेट कंपनी आएगी, जमीन हड़प के किसान की चली जाएगी। कहां भूल गए वो वाक्य? तो आजकल आप कहते ही नहीं हो क्योंकि पकड़ में आ गए हो। वो आप कहते ही नहीं हो। आप कह रहे हो बिजली क्यों महंगा हो गया। आज आप इस चैनल पे बताओ, मैं भी सामने बैठा हूं, आप मुझे बताओ क्या प्राइवेट कंपनी आपकी जमीन हड़प लेगी? आप बताओ जरा, हां या नहीं। दूसरा आप बताओ क्या मंडी बंद हो जाएगा? क्योंकि आप पहले बताते थे मंडी बंद हो जाएगा। ना आप इसी दो पे उत्तर दो। पहले इसी दो पे उत्तर दो। क्या प्राइवेट कंपनी जमीन हड़प लेगी? हड़प लिया क्या किसी का जमीन? क्या कॉन्ट्रैक्ट में प्राइवेट कंपनी जमीन हड़प लेगी? इस पे किसी प्रकार का जमीन पे करार हो सकता है क्या? क्या षड्यंत्र है? आप मुझे कानून दिखाओ। आपके पास कानून है? आपके पास वो कानून के पन्ने हैं? आप मुझे वो ना पहले तो आप मुझे कानून दिखाओ। मैं भी कानून खोलता हूं, आप भी कानून खोलो। आप वो कानून खोलो और बताओ कहां लिखा हुआ है कि करार जमीन के साथ हो सकता है, करारकर्ता के साथ। आप मुझे बताओ पहले कहां लिखा है। मैं भी कानून लेके बैठा हूं, आप भी कानून लेके बैठो और मुझे क्लॉज बाय क्लॉज बताओ ना टिकैत साहब। ना हम ये कह रहे घेर लेंगे, घार लेंगे, आप तो क्लॉज पे डिस्कशन होगा टिकैत जी। आप ना टिकैत जी, आप तो ये बताओ कानून में कौन से क्लॉज में लिखा हुआ है कि जो करार होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो जमीन को लेकर होगा। आप पढ़ दो जी, आप पढ़ दो जी, मैं पढ़ देता हूँ। आप पढ़ दो, मैं पढ़ देता हूँ, यही हार मान जाऊंगा टिकैत जी, यही हार मान जाऊंगा। ऐसा ना होता है टिकैत जी, ऐसा नहीं होता। ना आपका अंजना जी कोई है बगल में? इनको कानून पकड़ाओ, कोई बगल में कौन है? अरे योगेंद्र यादव जी पकड़ाओ इनको कानून। वो बगल पीछे के कमरे से दरवाजा खोलो, योगेंद्र यादव जी को बुलाओ, वो कानून लेके आएंगे। वो योगेंद्र यादव जी कानून लेकर आओ जरा। उसमें बताओ कौन से क्लॉज में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट जमीन के साथ हो सकती है। मुझे पढ़ के बताओ आप। हमने इतना भ्रम फैला दिया देश में, देश के किसानों को डराया इतने दिन तक। इसका जवाब सुनते हैं टिकैत साहब से। इसमें संशोधन की कहां जरूरत है? के लिए जौन सा कानून बनने से पहले संशोधन मांग रहा है, वो फिर संशोधन की कहां जरूरत है? संशोधन नहीं, मैं तो बोल रहा हूं ओरिजिनल कानून में कहां लिखा हुआ है कि करार हो सकता है कंपनी का जमीन को लेकर? कहां लिखा हुआ है ये बता दो जी। आपके पास कानून नहीं है, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं पीछे से योगेंद्र यादव कानून लेकर आ जाए। उनके पास तो है, वो तो अंगठे में हमेशा कानून दबा के चलते हैं। उनको बोलिए ना आ जाएगी कानून लेके, मैं तो लेकर बैठा हूं कानून। वो आप कौन संशोधन कर रहा है? संशोधन क्यों करना चाहते हो? आप बताओ ना किसमें संशोधन चाहिए? ये बताओ आप भाई साहब, आप बता दो किसमें संशोधन चाहिए। आप बता दो ना किसमें संशोधन चाहिए। संशोधन करना चाहते हैं, आप बताओ ना। मैंने कहा हमारी सरकार ने कहा आपको किसी पर डाउट है तब बताइए, हम संशोधन करेंगे। आप बताइए ना किस पे डाउट है, किस पे आपको शक है, आप बता दो, उस पे संशोधन करेंगे। आपको शक है तो संशोधन कैसे होगा? तो लखनऊ में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला है राकेश टिकैत ने। यहाँ राहुल गांधी ने किसान विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए आज ट्रैक्टर की सवारी की, लेकिन क्या ट्रैक्टर की सवारी से सियासी गाड़ी उनकी रफ्तार पकड़ेगी? किसानों का मैसेज है, उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। राहुल गांधी के आक्रामक तेवर और ट्रैक्टर वाले अवतार के सियासी मायने बड़े हैं। इन नारों में जो सुनाई दिया, इन दृश्यों में जो दिखाई दिया, उसमें राहुल गांधी की राजनीति के भविष्य का संपूर्ण दर्शन मौजूद है। सबसे पहले सुनिए किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर से संसद पहुंचे राहुल गांधी ने क्या कहा। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा।
एक वाक्य में राहुल गांधी ने देश के किसानों को बड़ा संदेश दे दिया। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ। राहुल गांधी ने आगे की लकीर भी खींच दी, जिस पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। किसानों का मैसेज है, उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन पर अपनी नीति स्पष्ट कर दी। यहाँ पे देखिए आप, राहुल गांधी ट्रैक्टर से पार्लियामेंट जाते हुए, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि मोतीलाल नेहरू मार्ग से ये रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रैक्टर में राहुल गांधी बैठे हुए हैं और ट्रैक्टर के जरिए अब वो पार्लियामेंट का सफर तय करेंगे। यहाँ पे संदेश देने की कोशिश कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। क्या ट्रैक्टर की सवारी से राहुल गांधी की सियासी गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी? इसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में झांकते हुए राहुल गांधी के आगे की रणनीति को पढ़ना होगा। 2022 में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे। वहीं 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में चुनाव है, जबकि 2024 में देश में आम चुनाव का वक्त होगा। किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन कर रहे राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। इन तस्वीरों से राहुल गांधी ने किसानों को यही मैसेज पहुंचाया कि उनके लिए सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे, सलाखों के पीछे जाना पड़ा तो भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको अरेस्ट करना तो हम तैयार। आप उधर संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में धारा 144 लागू रहती। इसके बाद भी राहुल गांधी ने ट्रैक्टर मार्च किया। मकसद साफ है कि उसी अन्नदाता से खुद को सीधा कनेक्ट करना, जिसने 2009 में कांग्रेस की सरकार बनवाई, जिनके भरोसे कांग्रेस ने राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में चुनाव जीता, जबकि गुजरात में कांग्रेस के प्रदर्शन का ग्राफ हाई रहा। अन्नदाता कांग्रेस से रूठा, तभी 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई। इसे आप यूं समझिए कि बीते एक दशक में कब कब किसानों का हाथ कांग्रेस के साथ रहा। यूपीए 1 ने किसानों का कर्ज माफ किया और 2009 आम चुनाव में कांग्रेस ने 206 सीटें जीती थी। यूपीए 2 की सरकार बनी। वहीं 2014 में अन्नदाता ने कांग्रेस से खुद को दूर कर लिया। नतीजा ये हुआ कि 2014 में बीजेपी को बड़ी जीत मिली और कांग्रेस की सीटें 44 तक लुढ़क गई। 2017 में गुजरात और पंजाब विधानसभा चुनाव में किसानों ने कांग्रेस पर भरोसा जिताया तो पंजाब में सरकार बन गई, जबकि गुजरात में बीजेपी को कांटे की टक्कर दी। किसानों के सपोर्ट का असर 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव में साफ दिखा। कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी का वादा किया और किसानों ने 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनवा दी। लेकिन 2019 में किसानों ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया। नतीजा पार्टी की हार हुई। कांग्रेस ने एक बार फिर अपना फोकस किसानों पर किया है। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा राहुल गांधी भुनाने में जुटे हैं। राहुल गांधी को पता है कि अन्नदाता अगर खुश हुआ तो उनका भाग्य विधाता बनेंगे। किसानों के रण में राहुल के प्रण का सीधा असर विधानसभा के चुनावों में दिखेंगे। यानी ट्रैक्टर मार्च से राहुल गांधी की सियासी गाड़ी रफ्तार पकड़ सकती है। राहुल गांधी के संसद तक ट्रैक्टर मार्च पे भले ही दिल्ली पुलिस ने ब्रेक लगा दी हो, मगर इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जोश को जंप स्टार्ट जरूर मिली है। अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। तो किसानों के मुद्दे पर मोर्चा संभाला है दिल्ली में राहुल गांधी ने, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी 2024 के लिए अपनी पार्टी की तरफ से मंथन करने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। लेकिन उनके आने के एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सब इसके मायने ढूंढ रहे हैं। दरअसल अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे की तस्वीर लगाकर जासूसी वाला पोस्टर पर सरकार को घेरा है कांग्रेस ने।
आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच गईं। लेकिन दिल्ली आने से पहले ममता बनर्जी ने अपने एक फैसले से 2 संदेश दिए हैं। पहला, विपक्ष को एकजुट करने का। दूसरा, कथित जासूसी कांड में घिरी केंद्र सरकार को। मॉनसून सत्र के दौरान संसद में जारी सियासी घमासान के बीच ममता का दौरा बहुत अहम है। ये चुनाव में बंगाल में जिस तरीके से दिल्ली में जीता है, उसके बाद ये दिल्ली टूर का एक तारक मंत्र होगा ही। अभी कुछ हमारा अंदाज में नहीं है कि किसका साथ मिलेगा किसके साथ मिलेगा नहीं, तो सबका साथ मिलने का बात है। पेगासस कांड के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेर रखा है। उसी जासूसी के आरोपों की तह तक पहुंचने के लिए ममता सरकार ने 2 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया है। 2 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य करेंगे। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर इसके दूसरे सदस्य होंगे। आयोग अवैध हैकिंग, मॉनिटरिंग, सर्विलांस, फोन रिकॉर्डिंग वगैरह की जांच करेगा। विपक्ष ने हल्ला बोल रखा है, लेकिन ममता बनर्जी पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कथित जासूसी कांड की जांच कराने का फैसला किया है। फैसले की टाइमिंग भी अहम है। दिल्ली आने से पहले अब ममता बनर्जी 5 दिनों के लिए दिल्ली में ही होंगी। मंगलवार को ममता बनर्जी की मुलाकात शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी से होगी। उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जबकि सोनिया समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर 2024 पर मंथन करेंगी। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। सियासत के इस खेला पर तो हमारी नजर है ही, लेकिन पूर्वोत्तर से बड़ी खबर आ रही है। असम और मिजोरम में सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ता चला जा रहा है। असम मिजोरम में सीमा विवाद कह रहा है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है हिंसा हुई है और वहां पर असम पुलिस के जवानों की मौत भी हुई है। हिंसा में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए हैं। दोनों तरफ से चल रही झड़प, कई जगहों पर गृहमंत्री ने दोनों राज्यों के सीएम से भी बात की है। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, क्या इस वक्त की परिस्थिति है ये बताएं, और क्या तरीका होगा सरकार की तरफ से स्थिति को नियंत्रण में लाने का? जी देखिए, ये विवाद काफी पुराना है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है, लेकिन कोई सॉल्यूशन, समाधान नहीं निकल पाया है। और अब तो आज जो सॉल्यूशन तो निकला ही नहीं, लेकिन आज हिंसा जबरदस्त हो गई है, जिसमें अब तक 6 असम पुलिस के जवानों की मौत हो गई है और लगभग 39 जवान घायल हैं। ये सिर्फ असम की तरफ का है, जबकि गोलीबारी दोनों तरफ से हुई है। मिजोरम साइड में भी कुछ लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन संख्या की अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। और इस विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार दोनों मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जा रही है। दोनों मुख्यमंत्री भी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि काफी पुराना विवाद है, इस विवाद को सुलझाने में काफी वक्त भी लगेगा और कोशिश जारी है, ऐसा नहीं है। लेकिन विवाद सुलझने की बजाय और उलझ जा रहा है और ये हिंसा हो गई है, इसमें काफी दिक्कत हो रही है। अगर हिंसा नहीं होती तो ठीक था, लेकिन हिंसक झड़पें हुई हैं, वो काफी चुनौती है। बिल्कुल बेकाबू हिंसा, वो भी। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रहेगी हमारी नजर इस खबर पर। नमस्कार, न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इन दिनों जैसे देश में तबाही का मौसम है, बाढ़, बारिश, भूस्खलन से मौतें भी हो रही हैं। इस वक्त महाराष्ट्र भीषण बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। मूसलाधार बारिश ने कोंकण समेत पश्चिमी महाराष्ट्र के 9 जिलों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अब तक 164 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ से लेकर भारतीय सेना लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। 40 साल में महाराष्ट्र ने ऐसी बाढ़ नहीं देखी। आधे महाराष्ट्र में भयंकर तबाही लाया सैलाब। एनडीआरएफ से लेकर सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। बाढ़, बारिश और भूस्खलन ने लोगों की जिंदगियां ली। महाराष्ट्र में शहरों से लेकर गांवों तक मचा हाहाकार। महाराष्ट्र में बाढ़ से अब तक 164 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। महाराष्ट्र में बाढ़ की विभीषिका ऐसी है कि तस्वीरें देखकर ही दिल दहल जाए। तबाही की इस बाढ़ में न सिर्फ लोग मारे गए हैं, बल्कि हजारों बेजुबान जानवरों की भी मौत हुई है। कोंकण के रायगढ़ में सबसे ज्यादा तबाही हुई। अकेले महाड के तलिये गांव में भूस्खलन से अब तक 52 शव मलबे से निकाले जा चुके हैं। 53 लोग लापता हैं। कोल्हापुर से लेकर सांगली और सांगली से महाड तक तबाही का मंजर ऐसा है कि जैसे सब कुछ तहस नहस हो गया है। जिधर देखो बाढ़ से तबाही का मंजर है। ये देखिए कैसे बड़ी बड़ी जेसीबी डूबी हुई हैं। भयंकर बाढ़ के बीच एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी हैं। सैलाब के बीच से लोगों को सही सलामत बचाने की सबसे बड़ी जंग चल रही है। इस तस्वीर को देखिए,
एनडीआरएफ की टीम ने एक नवजात और उसकी मां को जान पर खेलकर बचाया। सिर्फ इंसानों को ही नहीं, एनडीआरएफ की टीमें बेजुबानों को भी बचा रही हैं। आप देख सकते हैं होटल की छत से कोल्हापुर के शिरोली गांव में एक डॉगी का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जल प्रलय महाराष्ट्र के सांगली में भी आया है। मौत के सैलाब से लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। सांगली में सेना ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे आर्मी के जवान देवदूत बनकर सैलाब में उतरे हैं और जान पर खेलकर लोगों को बचा रहे हैं। सांगली में भयंकर सैलाब है। लोग त्राहिमाम कह रहे हैं। घर, दुकान सब डूबे हुए हैं। शहर के मेयर बोट पर खाना पानी लेकर निकले हैं। पूरा इलाका दरिया बना हुआ है। लोगों ने मकानों की ऊपरी मंजिलों पर शरण ली हुई है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये शहर नदी के बीच में बसाया गया हो। और अब महाराष्ट्र के महाड़ की तस्वीरें भी देख लीजिए। बाढ़ ने कितनी भयंकर तबाही मचाई है, ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रक एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं और तो और लुढ़के हुए भी हैं। कारें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं। झुग्गी झोपड़ी तो तहस नहस हो गई हैं। मोटरसाइकिलें भी बुरी तरह से पड़ी हुई हैं। और इस तस्वीर को देखिए, सैलाब ने गाड़ी को ऐसे पटका कि चारों पहिए ऊपर हो गए। इन तस्वीरों को देखकर ही दहशत होती है। महाड़ में बाढ़ का पानी उतरा तो तबाही का मंजर चप्पे चप्पे पर नजर आया। सब कुछ तहस नहस और बर्बाद हो चुका था। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आई तबाही की इस बाढ़ में अब तक 164 लोगों की मौत हो चुकी है और 25,564 जानवर भी जान गंवा चुके हैं। तबाही की इस बाढ़ में 56 लोग घायल हुए हैं, जबकि 100 के करीब लोग अब तक लापता हैं। कुदरत की इस त्रासदी में 1027 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, सातारा, ठाणे, कोल्हापुर, सांगली, सिंधुदुर्ग और पुणे में भी बाढ़, बारिश और भूस्खलन से भयंकर तबाही मची है। एनडीआरएफ की 34 टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। अब तक एनडीआरएफ की टीम ने 3100 से ज्यादा फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला है और तबाही की इस बाढ़ के दौरान 1250 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया है। पुणे के 400 गांव, कोल्हापुर के 240, सतारा के 100 और सांगली के 90 गांव डूबे हैं। अभी जो महाराष्ट्र में और इवन कर्नाटका में लगातार राहत और बचाव का कार्य एनडीआरएफ कर रही है, उसमें हजारों लोगों को रेस्क्यू करके सेफ्टी में शिफ्ट कर दिया गया है। तेलंगाना में भी कार्रवाई हुई है, लेकिन जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा कठिन है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। अभी बारिश थोड़ी थमी है। सेना, एयरफोर्स के जवान लगातार राहत और बचाव के काम में लगे हैं। नावों पर घूम घूम कर रेस्क्यू किया जा रहा है। जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लोगों तक राहत पहुंचाना आसान नहीं है। 40 साल में महाराष्ट्र ने ऐसी बाढ़ नहीं देखी, ऐसी तबाही नहीं देखी। कोल्हापुर से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। आपने देखा किस तरह से बाढ़ ने महाराष्ट्र के कई जिलों को जैसे तबाह बर्बाद कर दिया है। पिछले एक हफ्ते हो रही बारिश के चलते महाराष्ट्र में बाढ़, भूस्खलन जबरदस्त हुआ है। लेकिन ऐसी त्रासदी अकेला महाराष्ट्र ही नहीं झेलता, बल्कि सच ये है कि देश में अकेले बाढ़ की वजह से 20 साल में 547 लाख करोड़ रुपए बह गए। एक अनुमान के मुताबिक इतनी रकम से देश भर में 2.5 लाख से ज्यादा स्कूल खोले जा सकते थे। जहां इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल औसतन 20 लाख लोग बाढ़ की वजह से बेघर हो जाते हैं, जबकि देश में औसतन हर साल 1700 लोग पानी वाली आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। साल 1950 के बाद से मध्य भारत में भारी बारिश की घटनाएं 3 गुना हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में बाढ़ से होने वाली कुल मौतों में से 20% अकेले हिंदुस्तान में ही होती है। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि बाढ़ और बारिश से गुजरात और मध्य प्रदेश में भी हालात बेहद बुरे हैं। मूसलाधार बारिश, अचानक आए सैलाब में कई लोगों की जान फंस गई। जैसे तैसे इन लोगों को रेस्क्यू किया गया, तो कहीं सैलाब ऐसा आया कि कार्स को भी बहा ले गया। गुजरात से मध्य प्रदेश तक हालात ऐसे हैं कि घर बार, बस्तियां, बाजार सब डूबे हैं। आसमान से बरसती मूसलाधार आफत ने लोगों की जान ही
खतरे में डाल दी है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक हाहाकार, बाढ़ और बारिश ने जीना किया दुश्वार। सैलाब के बीच जिंदगी की सबसे बड़ी जंग, जल प्रलय की सबसे खौफनाक तस्वीर देखिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे बारिश और बाढ़ ने गुजरात में गदर मचाया हुआ है। सैलाब उफन उफन कर जिंदगी पर धावा बोल रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स मौत की उफनती लहरों के बीच फंसा हुआ है और इसको बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। जामनगर की कालावट तहसील की नदी में अचानक पानी आ गया और ये शख्स सैलाब के बीच घिर गया। वो तो गनीमत रही कि गांव वालों ने वक्त रहते इसको बचा लिया। जरा भी देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। गुजरात के जामनगर जिले में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। कालावड़ तहसील के छतर गांव के पास की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। यहाँ पर सड़क पर पानी के तेज बहाव में जेसीबी और उसका ड्राइवर पानी में बह गए। मोरबी के पानेली गांव में भी 2 लोगों की जान जाते जाते बची। अचानक पानी का तेज बहाव आने से 2 मजदूर बीच मझधार में फंस गए। जैसे ही वो डूबने लगे तो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और किसी तरह दोनों की जान बचाई। सीढ़ियों पर आया ये उफान डराने वाला है। शोर मचाती धार की रफ्तार दिल की धड़कनें बढ़ा रही है। ऐसा लग रहा है मानो सीढ़ी से नदियां उतर रही हैं और इसी उतरते दरिया में डूब डूब कर लोग उतर रहे हैं। कुदरत की ये खौफनाक तस्वीर जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों की है, जहां 5 इंच की बरसात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। 3300 फीट ऊंची पहाड़ी पर सैलानी रोपवे से तो पहुंच गए, लेकिन भारी बारिश के बाद रोपवे बंद हुआ तो सीढ़ियों से उतरने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। भारी बारिश में जूनागढ़ शहर भी पानी पानी हो गया। सड़कों पर समंदर उतर आया, लहरें उफान मारने लगी। सीढ़ियों पर आया ये उफान डराने वाला था। शोर मचाती धार की रफ्तार दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। अब राजकोट की सन्न करने वाली तस्वीरें भी देख लीजिए। आसमान से बरसती आफत में सड़कें दरिया हो गईं, सड़कों पर कारें तैरने लगी। ये तस्वीर राजकोट मोरबी रोड स्थित राजगढ़ गांव की है। तस्वीर देखिए किस तरह सफेद रंग की ये कार चंद मिनटों में नाव की तरह पानी में बह जाती है। गनीमत रही कि कार में सवार 2 लोग बचा लिए गए। और ये राजकोट के कोठारिया आनंद नगर की नई बनी सोसाइटी है। चंद घंटे की मूसलाधार बारिश में घर तालाब बन गए। राजकोट से कुदरत कुछ ज्यादा ही रूठी है। अब राजकोट के पोपटपरा नाले की तस्वीर देखिए। यहाँ इतना पानी भर गया कि एक दिव्यांग इसमें फंस गया। बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल अलीराजपुर में आसमान से मानो आफत बरसी। भारी बारिश से सड़कें समंदर जैसी दिखने लगी। अलीराजपुर के दरकली गांव में पुलिया निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन निर्माण कार्य में लगा ट्रैक्टर बह गया। विदिशा के पामरिया गांव में ये लोग बाढ़ के पानी में फंस गए थे। होमगार्ड के जवानों ने बड़ी मुश्किल से पानी में फंसे 76 लोगों को आफत से बाहर निकाला। आज तक ब्यूरो। बारिश और बाढ़ से आने वाली आफत तो आपने देख ली, लेकिन कैसे दिल्ली वालों को मिली है दूसरी लहर के बाद कोरोना की राहत। कोरोना की दूसरी लहर किसी त्रासदी से कम नहीं थी, लेकिन अब जाकर दिल्ली वालों को इस त्रासदी के दूसरी लहर के कम से कम आप कह सकते हैं जाते हुए वक्त में राहत मिल रही है। मेट्रो, मल्टीप्लेक्स सब खुल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर से दिल्ली काफी हद तक उबर चुकी है और अब फुल स्ट्रेंथ के साथ दौड़ रही है। जी हाँ, दिल्ली में मेट्रो अब 100% क्षमता के साथ चलाने की इजाजत मिल गई है। यानी जितनी सीटें उतने ही यात्री मेट्रो में बैठ सकते हैं। दिल्ली में अनलॉक का 8वां चरण और 8वें चरण में जो सबसे बड़ी राहत है वो मेट्रो ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए है। और वो इसलिए क्योंकि 100% सीटिंग कैपेसिटी से अब दिल्ली और एनसीआर में मेट्रो चल पाएंगी। जो दिल्ली मेट्रो का पूरा की प्रणाली है वो 100% सीटिंग कैपेसिटी से चलेगी। डीटीसी बसें भी 100% कैपेसिटी के साथ चलनी शुरू हो गई हैं।
100% कैपेसिटी के साथ आज से डीटीसी की बसों में सफर करना भी एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं डीटीसी बस के अंदर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि पहले जिस तरीके से बसों के अंदर एक सीट पर एक ही व्यक्ति को बैठने की इजाज़त जो है वो दी जाती थी, लेकिन आज एक सीट पर 2 व्यक्ति जो है वो सफ़र कर सकते हैं। लेकिन कोविड गाइडलाइंस का आपको पहले की तरह ही पालन जो है वो करना होगा। और दिल्ली में आज से सिनेमा हॉल भी 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुल गए हैं। सिनेमा घरों की रौनक एक बार फिर से लौटेगी। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली के चर्चित डिलाइट सिनेमा घर के भीतर मौजूद हैं और यहाँ पर कोरोना से निपटने के लिए तमाम तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली में 26 जुलाई से मॉल्स को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। कुमार कुणाल और सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। लेकिन इन छूट के साथ सावधानी उतनी ही जरूरी है। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।